हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बात करेंगे 2022 में हुए यूपी टेट में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम लोग बात करेंगे। जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें हम 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, 30 क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा 121 से लेकर 150 तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं यूपी टेट में ये ईवीएस से आते हैं। सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन था कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है आपको बता दें कि ऑप्शन आपके सामने इसी प्रकार के ऑप्शन थे, लेकिन उत्तराखंड चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन का मतलब है दोस्तों पेड़ न काटना। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में पेड़ों की बहुत धड़ल्ले से कटाई हो रही थी, तो वहाँ के लोगों ने पेड़ों से वे चिपक जाते थे, ठीक ना। पेड़ों की कीमत को समझने के लिए पेड़ों से वे चिपक जाते थे और यह उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड का एक चमोली जिला है और चमोली जिला में रेडी गांव एक है, वहां से स्टार्ट हुआ चिपको आंदोलन। चमोली गांव का रेडी गांव उत्तराखंड में पड़ता है। तो यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो उत्तराखंड से संबंधित है। सभी क्वेश्चन से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो वातावरण में अपने इन्वायरमेंट में दोस्तों ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में होता है। दोस्तों, समताप मंडल का हिस्सा है कौन? समताप मंडल का हिस्सा है ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को सूत्र में O3 से दर्शाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन O2 और प्लस O गिव्स दैट O3 बनता है। ओजोन को O3 से दर्शाते हैं। ओजोन परत होती है। ओजोन परत की मापन किस में किया जाता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ओजोन परत का मापन जो होता है वह डाप्सन इकाई में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? डाप्सन इकाई में। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 3 नंबर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे है दोस्तों? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लियर है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। देखिएगा 30 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आसान ही है। लगभग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस प्रकार हर साल के क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको यही मिलेगा। मैं आपको सीरीज चलाऊंगा। सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय उपस्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता अधिनियम। ये भी बात याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता, ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता का मतलब होता है खाने वाला, ठीक ना। उपभोक्ता का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। उपभोक्ता सबसे उच्च उपभोक्ता कौन है? तो ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है, जो सबसे ज़्यादा क्या ग्रहण करता है दोस्तों? ऊर्जा ग्रहण करता है। तो इसमें मांसाहारी हो जाएगा, जीवाणु मांसाहारी, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांसाहारी जो होता है दोस्तों सबसे उच्च स्तर का जो होता है क्या होता है? उपभोक्ता होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है दोस्तों, मतलब जैविक घटक है। अजैविक घटक नहीं है पूछा है तो मतलब क्या होगा दोस्तों? जैविक घटक। तो जैविक घटक कौन होगा? फास्फोरस, कवक, प्रोटीन, मृदा। मृदा देखिए यह अजैविक घटक है। प्रोटीन भी जो है अजैविक घटक है। फास्फोरस भी अजैविक घटक है। जैविक घटक कौन है? कवक है। इसमें जीवन पाया जाता है, यह जीवों की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार कौन सा हो जाएगा? अजैविक घटक नहीं है तो मतलब जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन? कवक हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कवक आप लोग देख रहे हैं उसी प्रकार जैसे कि जैविक घटक कौन कौन हो गए? पेड़ पौधे हो गए, कवक हो गया, मनुष्य हो गया, सब जैविक घटक में आएंगे। अजैविक घटक में मृदा, नदी, प्रोटीन, पानी, ये सभी अजैविक घटक के उदाहरण हैं दोस्तों। आगे देखिएगा,
निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? पर्यावरण संरक्षण में सहायक जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस के पौधे, शिफ्टिंग खेती। ध्यान दीजिएगा, जैविक खेती जो होती है इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है और भी कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो होता है उर्वरक आदि का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इसमें खाद का प्रयोग किया जाता है जिसमें जीव जंतुओं के गोबर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खेती जो होती है वो सबसे ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण में क्या होती है दोस्तों? सहायक होती है। अगला देखिएगा, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड से। यह याद रखिएगा, जब वर्षा में H2SO4 की मात्रा उपस्थित हो तो उसको हम लोग बोलिएंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों? अम्लीय वर्षा बोलेंगे। अगला देखिएगा, WWF से क्या आशय है? WWF का फुल फॉर्म बताना है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जब ये पेपर हुआ था दोस्तों तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 को भी लोग माने थे और ऑप्शन नंबर 4 को लेकर लोगों ने कोट किया था, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन अंत में ऑप्शन यही माना गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा। अगला देखिएगा, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में उपस्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। इसी प्रकार प्रश्न बन जाता है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो केरल में। कहाँ पे साइलेंट वैली? तो केरल में। ये भी प्रश्न बना हुआ है। अगला देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में सहयोगी होती है? प्रदूषण मापन की एजेंसी कौन है दोस्तों? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आप देखिएगा, जैसे जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के ऊपर जो प्रदूषण मापने की जो मार्का लगा होता है उसी को बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि प्रदूषण मापने का कार्य करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रदूषण मापन का। इसका जो कार्यालय है वह नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय में आप लोग को पता है क्या है? नई दिल्ली में। और गठन हुआ था 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो उपस्थित है। कहाँ पे उपस्थित है? तो आप लोगों को बता दूं, कोटोपाक्सी जो है वो एंडीज में उपस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? एंडीज में। ये 2 क्वेश्चन मिले हैं कि जो थोड़ी हार्ड बने हैं, नहीं तो सभी क्वेश्चन आसान ही बने हैं, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा के नाम से। जो तिब्बत नदी है, सांगपो नदी, तिब्बत की सांगपो नदी, वह भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो भारत में यह भारत के पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में यह जो होती है वह प्रवेश करती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। बात ध्यान रखिएगा, भारत का पूर्वी हिस्सा है। आगे देखिएगा, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, जहाँ की राजधानी कोलकाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा। आगे देखिएगा, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। क्यों शुष्क हैं? आपको बता दूं, इसलिए कि यहाँ पर रैन शैडो प्रभाव होता है। रैन शैडो प्रभाव जो आप लोग पढ़े होंगे, भूगोल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैन शैडो प्रभाव। आगे देखिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। एक नंबर के क्वेश्चन है जो कि काफ़ी रटे रटाए क्वेश्चन है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पास हुआ और बाघ अधिनियम 1973 में पास हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और 1973 में आता है बाघ सुरक्षा अधिनियम। दोनों पॉइंट को याद रखिए। आगे देखिएगा, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्राप्त होने वाली ऊपरी सीमा का मतलब ध्यान रखिएगा, नीचे क्षोभ मंडल, उसी तरह ऊपर जाइएगा तो वायुमंडल का ऊपरी सिरा है बहिमंडल। कौन सा मंडल को ऊपरी सिरा कहते हैं दोस्तों? बहिमंडल को कहते हैं। वायुमंडल पे सूर्य से कुछ प्रकाश आता है और उसको, उस विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, सूर्य ताप। सूर्य से प्राप्त होने वाली ये ऊर्जा है या ताप है, इसी को सूर्य ताप के नाम से कहते हैं। ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत बहिमंडल में मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है दोस्तों? तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? USSR। ये बात ध्यान रखिएगा, USSR से मौलिक कर्तव्य और USA से मूल अधिकार। कहाँ से? USA से क्या लिया गया दोस्तों? मूल अधिकार लिया गया है। इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा।
आगे देखिएगा, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। असत्य मतलब गलत पूछा है कि एलपीजी के बारे में क्या असत्य है। एक स्वच्छ ईंधन तो है ही दोस्तों, नीले ज्वाला के साथ जलने वाला ईंधन तो है ही दोस्तों, उच्च ऊष्मीमान भी है और मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। एलपीजी जलती है तो मीथेन उत्सर्जन नहीं करती है, तो यही आपका गलत है। तो यही असत्य पूछा है कौन है, तो यही होगा। बात को याद रखिएगा, ये सब चीज़ें सही है इसलिए गलत हो जाएंगी और ये चीज़ें गलत है इसलिए क्या हो जाएंगी दोस्तों, सही हो जाएगी। आगे देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़े होंगे दोस्तों, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं या श्रृंखला बनाते हैं, पारिस्थितिकी श्रृंखला बनाते हैं। कोई उत्पादन करता है तो कोई उसको खाता है, और जब वो मर जाता है तो उसको भी कोई खाता है, उसको अपघटक बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्पादक जो होगा वो उत्पादन करने वाला होगा, उपभोक्ता जो होगा वह उत्पादक की चीज़ों को खाएगा, और अपघटक जो होगा उपभोक्ता मर जाएगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, सभी अपघटक हैं। आगे देखिएगा, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, तो 15 डिग्री के। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 डिग्री के बराबर होती है देशांतरी दूरी 1 घंटे के। 15 चौका 60 मिनट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस आधार पर याद करते हैं 15 डिग्री। आगे देखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एजी ट्रांसले ने किया था। ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुव तारा कहा जाता है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को। कौन तारे को दोस्तों, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। बात ध्यान रखिएगा, समझिएगा। जैसे दिशाएं होती है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व, और इधर होता है पश्चिम। तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जैसे ऐसे हो गया ना दोस्तों, तो ऊपर जो होता है वो उत्तरी तारे होते हैं, और इसी को कहा जाता है उत्तरी तारे को ध्रुव तारा का रूप दिया जाता है। अगला देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, वन सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया, और 72 के बाद आपका आता है 1973 में बाघ सुरक्षा अधिनियम या प्रोजेक्ट टाइगर। ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, एमपी में है, उपस्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा। एमपी में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है क्या दोस्तों, जन्माष्टमी। इस आधार पर आप लोग याद रखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, एमपी में उपस्थित है। आगे देखिएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ। एक पॉइंट ये तैयार रखिए। और किन दोनों के मध्य हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ लखनऊ समझौता। कब हुआ दोस्तों, तो 1916 में हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखेंगे, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ उपस्थित है। जंगली गधों का अभ्यारण्य दोस्तों याद रख लीजिए, गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य। कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में है। आगे देखिएगा, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग क्या संदर्भित करता है, तो कार्बन डेटिंग के अनुसार पुरानी चीज़ों का पता लगाया जाता है। पुरानी चीज़ में दोस्तों, जैसे आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के आयु मापन का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के द्वारा किसी चट्टान की कितनी पुरानी है या कोई हड्डी कितनी पुरानी है, इसका पता कराया जाता है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, आपको बता दें 26 जनवरी 1950। आप लोग याद रखते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को आपका देश जो हुआ वह एक गणतंत्र बना, और गणतंत्र बनने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अपने देश में राष्ट्रीय गान जो हुआ उसको अपनाया गया, जनगण मन अधिनायक जय है, और जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और जिसको गाने में पूरे 52 सेकंड का समय लगता है। सभी पॉइंट कवर करिए, सभी पॉइंटों को देखिए। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो कौन सी है दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, मेथेन नहीं है, एथेन नहीं है, प्रोपेन नहीं है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपना देखिए, एक वायुमंडल में, अपने वायुमंडल में 78% क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है, 21% क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है, और 1% क्या है दोस्तों, अन्य गैसें हैं। इसी अन्य गैसें में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में है। मीथेन भी है, एथेन भी है, प्रोपेन भी है, लेकिन इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए सही हो जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही श्रृंखला की वीडियो आपको मिल जाए।